मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो प्रश्न बनता है निषेचन किसे कहते हैं? पुष्पीय पादपों में निषेचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो इसके बारे में देखिएगा क्या होता है निषेचन। लेकिन इससे पहले चर्चा करेंगे हम पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया, यह पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। हालांकि निषेचन में आता है ये, लेकिन इसके बारे में एक बार हम जान लें। इससे पहले टॉपिक डालें पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ठीक है, पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। निसंदेह इसमें आती है। टॉपिक डालिए क्या आपने? इसको रहेगा निशन डालो, टॉपिक निशन लिखो वापस। निषेचन फर्टिलाइजेशन इसमें आएंगे। उसमें देखें क्या होता है निषेचन। ध्यान देना, हमने नर युग्मकोद्भिद के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मकोद्भिद के द्वारा मादा युग्मक को निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ध्यान देना निषेचन क्या है? नर एवं मादा युग्मकों, ध्यान देना हमारा जो मध्य का पाठ आ रहा है हमने बताया तो निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। अब हम कहाँ गए? निषेचन पूर्व घटनाएं दो पढ़ी हमने, कौन सी? एक युग्मक जनन, दूसरी युग्मक स्थानांतरण। ध्यान देना, तो युग्मक जनन में युग्मकों का निर्माण हो गया, नर एवं मादा युग्मकों का निर्माण हो गया। अब हमने क्या पढ़ा? दूसरे में युग्मकों का स्थानांतरण। अब युग्मकों का स्थानांतरण हमने क्या पढ़ा? परागण, पुष्पीय पादपों में। ठीक है, परागण में परागण हो गया। परागण के बाद परागकण कहाँ पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। फिर उनमें क्या होता है? पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया। ये सारी क्रियाएं किस माध्यम? निषेचन के अंतर्गत आती हैं। तो निषेचन की खोज किसने की? ध्यान देना, स्ट्रासबर्गर वैज्ञानिक थे। स्ट्रासबर्गर 1884 में कौन से पादप में की? मोनोट्रापा पादप में। इसको बोलते हैं लिलियम। मोनोट्रापा पादप में, स्ट्रासबर्गर में। तो होता क्या है किसान? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ध्यान देना, अब आवर्तबीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1884 में मोनोट्रापा लिलियम पादप में की। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन सुविकसित, ध्यान देना, सुनिश्चित, सुविकसित और नाल युग्मन प्रकार का होता है, जिसे साइकोनोगेमी भी कहते हैं। अतः पुष्पीय पादपों में या आवर्तबीजी पादपों में निषेचन को साइकोनोगेमी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें किसमें? पुष्पीय पादपों में। क्योंकि आवर्तबीजी पादपों में, पुष्पीय पादपों में अचल नर युग्मक को परागनलिका के माध्यम से या परागनलिका के द्वारा अचल मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, इसलिए इसे साइकोनोगेमी कहते हैं। तो इसके अंदर बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। परिभाषा देखें आप लोग। एक बात और, निषेचन में दो क्रियाएं होती हैं। ध्यान देना, सबसे पहले नर एवं मादा युग्मकों का जो जीवत्रय होता है, जो मिलता है, उसके बाद में क्या होता है? केंद्रकों का मिलान होता है। दो क्रियाएं होती है इसके अंदर, एक तो प्लाज्मोगेमी अर्थात जीवद्रव्यों का मिलना, और दूसरा होता है केरियोगेमी। कौन सा? केंद्रकों का मिलना, तब जाके निषेचन पूर्ण होता है।
देखिएगा इसमें नर एवं परिभाषा देखिए, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को, संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसे युग्मक संलयन या संगेनी भी कहते हैं। आगे देखो, निषेचन को युग्मक संलयन या सिंगेनी, सिंगेनी भी कहते हैं। क्योंकि आगे काम है इसलिए लिखा होगा आपको, ये निषेचन को युग्मक संलयन सिंगेनी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, आवर्त बीजी पादपों, आवर्त बीजी पादपों पुष्पीय पादप, पुष्पी पादप या पुष्पीय पादपों, पुष्पीय पादपों में निषेचन की खोज, निषेचन की खोज 1884 में स्ट्रासबर्गर, ने मोनोट्रापा प्रकट में लीडियम, मोनोट्रापा लीडियम पादप में की। ध्यान दीजिएगा, 3 पॉइंट लगाएंगे आपको। नर एवं मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन को युग्मक संलयन या संगेनी भी कहते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों या पुष्पीय पादपों में निषेचन की खोज 1884 में स्ट्रासबर्गर ने मोनोट्रापा लीडियम पादप में की। प्रश्न आता है कंपटीशन में, ऑब्जेक्ट टाइप की स्ट्रासबर्गर ने आवर्त बीजी पादपों में, स्ट्रासबर्गर में कौन से पादप में खोज की, निषेचन की? तो आगे देखिएगा अगला पॉइंट है इसमें, देखिए आवर्त बीजी पादपों में आवर्त बीजी पादपों में निषेचन क्रिया, आवर्त बीजी पादपों में निषेचन की क्रिया सुविकसित, सुनिश्चित एवं नाल युग्मन प्रकार की होती है। कैसे बेटा? सुविकसित इस प्रकार की और सुनिश्चित होती है, और नाल युग्मन प्रकार की होती है। नाल युग्मन से तात्पर्य है परागनलिका के माध्यम से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, इसलिए इसके होते हैं नाल युग्मन। आगे देखेगा आपको, होती है नाल युग्मन प्रकार की होती है जो, इसमें आगे देखना होती है जो बीजांड, जो बीजांड
के भ्रूण कोश में मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न होती है, मादा युग्मकोद्भिद में संपन्न होती है। ध्यान देना, आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया सुनिश्चित एवं नानिर्भर प्रकार की होती है, जो बीजांड के भ्रूणकोश, क्योंकि भ्रूणकोश में क्या होता है, मादा युग्मक, तो नर युग्मक कहाँ पहुंचते हैं, नलिका के द्वारा, किसमें, भ्रूणकोश में, बीजांड के भ्रूणकोश में, तो बीजांड के भ्रूणकोश से मादा युग्मकोश में संपन्न होती है। तो आगे देखें आप लोग, अगला पॉइंट ये पुष्पीय पादपों में निषेचन को साइकोनोगेमी भी कहते हैं। आवृतबीजी पादपों, पुष्पीय पादपों में अगला पॉइंट है आवृतबीजी, जो आपको अच्छा लगेगा लिख लें, आवृतबीजी मतलब पुष्पी पादपों में निषेचन को साइकोनोगेमी भी कहते हैं। निषेचन को साइकोनोगेमी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आवृतबीजी पुष्पीय पादपों में निषेचन को साइकोनोगेमी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अचल नॉन मोटाइल अचल नर, क्योंकि इसमें अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण, अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण, अचल नर युग्मकों का स्थानांतरण परागनलिका के द्वारा, परागनलिका के द्वारा कहाँ होता है? मादा युग्मक तक, परागनलिका के द्वारा अचल मादा युग्मक, ये कैसा होता है? अचल मादा युग्मक मतलब अंड कोशिका तक होता है, अंड कोशिका तक होता है। तो आवृतबीजी पादपों में नर एवं मादा युग्मक दोनों अच्छा होते हैं भाई। तो किसके माध्यम से नर युग्मक को पहुंचना होता है? परागनलिका के माध्यम से मादा युग्मकोद्भिद में। यहाँ पर क्या होता है? मादा युग्मक, ध्यान देना। ये निषेचन की प्रक्रिया थी पुष्पीय पादपों में। इसके बाद में अब जो वहां आती है पराग स्थितिकेशन पारस्परिक क्रिया या संकर्षण क्रिया, इसके बारे में थोड़ा जान लें। इसके बारे में आगे का विकास करेंगे। तो पुष्पीय पादपों में निषेचन दो प्रकार से होता है। पहला होता है जिसे बोलते हैं द्विनिषेचन। पुष्पीय पादपों में निषेचन क्या कहलाता है? द्वि या दोहरा निषेचन, अर्थात दो बार निषेचन होता है। पहला होता है युग्मक संलयन, वास्तविक निषेचन या सत्य निषेचन, जिसका बोलते हैं सिंगेमी। और दूसरा होता है त्रिक संलयन। तो द्विनिषेचन किसे कहते हैं? ध्यान देना, युग्मक संलयन एवं त्रिक संलयन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं या दोहरा निषेचन कहते हैं। खोज किसने की इसकी? ध्यान देना, S.G. नवास्टीन ने 1898 में इसकी खोज की थी, फ्रिटिलेरिया और मोनोट्रापा पादपों में। इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको पराग स्थितिकेशन संकर्षण के बारे में बता दें। ये नाम क्या है? पराग स्थितिकेशन संकर्षण या पारस्परिक क्रिया संकर्षण, पराग
सर तो डालेंगे यानी क्या होता है। देखो एक डायग्राम बनाता हूं आपके इधर इसके बारे में। क्या है ये इस तरीके से यह जायन उसका एक भाग अंडक उसके पादपों में मादा जननांग को क्या कहते हैं उसके पादपों मादा जननांग को क्या कहते हैं अंडक या इसके साथ और फरमाइएगा ये परागकण होता है ऑर्नामेंटल। हमने आपको ये बताया था कि अंडाशय में क्या होता है बीजांड और बीजांड में ग्लूकोज ये बीजांड की ओर बड़ी कोशिका ये होता है मादक और ये केंद्रीय कोशिका और ये इधर होती है प्रथम की कोशिकाएं ये केंद्रीय कोशिका। आपको भी बना सकते हो डायग्राम आप बाद में रखी देखिए ये होता है परागकण पैरागकण ये वाला भाग वर्तिका ये वर्तिका और ये भाग अंडाशय और भाग अंडाशय। ये बीजांड
ग्लूकोज मादा युग्मकोद्भिद पुष्पासन पुष्प मादा युग्म, ये मादा युग्म अंड कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ये द्वितीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, द्वितीय केंद्रक, और ये दो सहायक कोशिकाएं, ये बीजाणु, ये बीजाणु द्वारा, ये निभाग, ये अधोरण। जब परागकण, ध्यान देना, परागण द्वारा वर्ती कागज पर पहुंचते हैं, ध्यान देना, पराग स्थिति से पास प्रक्रिया होती है इसमें, जो कि एक जाति विशिष्ट और गतिक होती है। जब परागकण वर्ती कागज पर पहुंचते हैं तो वर्ती कागज पर शर्करा, लिपिड, बेंजीन और बोरॉन का माध्यम पाया जाता है, जिससे यह अवशोषित करके परागकण फूल जाता है और इसकी अंतःचोल, परागकण की अंतःचोल जनन छिद्र से बाहर निकलकर क्या बनाती है? पराग नलिका बनाती है, पराग नलिका बनाती है। किसके अंतःचोल? ये जो कहां से बीजाणु द्वार की ओर, बीजाणु द्वार की ओर अग्रसर होती है। इसमें यहाँ ये नाभ केंद्र होता है और ये दो नलिका, और ये नलिका केंद्र, पराग नली में नली केंद्र, नलिका केंद्र, जो कई केंद्र होता है, इसे बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका। तो ध्यान देना, ये जो क्रिया होती है पराग स्त्रीकेसर, ध्यान देना, ये पूरा स्त्रीकेसर है, स्त्रीकेसर का वर्तिकाल, वर्तिकाल पराग बने, पराग को परागकण कहते हैं, पराग कहते हैं। तो ध्यान देना, जब परागण द्वारा परागकण पुष्प के वर्तिकाल तक पहुंचते हैं या वर्तिकाल पर पहुंचते हैं तो परागकण की अंतःचोल, ध्यान देना, तो इनमें सबसे पहले जो क्रिया होती है कि वास्तव में परागकण उसी पादप जाति का है, दूसरी का है, तो इनमें इंटरेक्शन होती है। परागकण को वर्तिकाग्र ग्रहण करेगा या नहीं करेगा, इस पर डिपेंड करता है। यही क्रिया क्या होती है? पराग इस तरीके से संकर्षण होता है, उनमें आपस में खींचतानी होती है कि दूसरे, यदि दूसरे पादप के परागकण है तो उसको अस्वीकार कर देगा, खुद के परागकण है स्वीकार कर लेगा। ये क्या कहलाती है? पराग इस तरीके से पारस्परिक क्रिया कहलाती है। तो ध्यान देना, परागण मतलब परागण के, ध्यान देना, आवक बीजी पादप में क्या कहते हैं? पराग स्त्री के साथ संकर्षणीय पारस्परिक क्रिया। तो क्या होती है? ये एक क्रिया होती है जिसमें पराग स्त्री केसर से पराग नलिका द्वारा वर्तिका या वर्तिकाल के माध्यम से गमन करता है, मतलब तब तक चलते रहते जब तक ये बीजाणु द्वार तक नहीं पहुंचे। इसमें परिभाषा होती है इसकी, देखिए ध्यान से, हम पराग स्त्री से पारस्परिक क्रिया इसमें होती है कि परागण के बाद, ध्यान देना, परागण के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, परागण के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरण होने से लेकर, पराग अंकुरण होने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक की समस्त क्रियाओं को पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया कहते हैं। कि जो ये स्त्री केसर का वर्तिकाग्र है, इस पर माध्यम पाया जाता है। इसमें हो सकता है कि ये वर्तिकाग्र परागकण को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे, यही क्रिया हुई है। और यदि स्वीकार कर लेगा तो क्या करेगा? ये वर्तिकाग्र उसको पोषण प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा
तो आप देखेंगे जैसे बीज होते हैं, चने का बीज है, उनको भिगोकर फूल जाते हैं और अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार ये क्या करेगा, पोषण प्राप्त करके पराग कण की अंत्यचोल, पराग कण की अंत्यचोल पराग नलिका का निर्माण करती है। अब ये क्या हो जाएगा, अंकुरित पराग कण। क्या कहते हैं, ये नर युग्मकोद्भिद और ये रहा मादा युग्मकोद्भिद। ये नर युग्मकोद्भिद है, ये मादा युग्मकोद्भिद लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या कहता है, अंकुरित परागकण। क्या कहेंगे इसको, अंकुरित परागकण को क्या बोलेंगे, नर युग्मकोद्भिद। तो ये अंकुरित हो जाएगा और इसकी जो पराग नलिका होती है वो वर्तिकाग्र एवं वर्तिका को भेदते हुए कहाँ जाती है, अंडाशय में, और अंडाशय से सीधे बीजांडद्वार की ओर जाती है। तो बीजांडद्वार की ओर जाती है। तो यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं सब क्या कहलाती है, पराग स्थिति से पारस्परिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें लिखे आपको परागण के बाद इनको आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादपों में परागण के पश्चात और बीजी पादपों में परागण के पश्चात स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पराग अंकुरित होने से लेकर पराग अंकुरित होने से लेकर बीजांड में पराग नलिका, बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक, पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की समस्त घटनाओं को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। आवृत बीजी पादपों में परागण के पश्चात, परागण हो गया, परागण क्या होता है, परागण उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। परागण के बाद स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर क्या होगा, पराग अंकुरित होगा, वर्तिकाग्र पर अंकुरण होने से लेकर बीजांड, ये बीजांड में पराग नलिका के प्रविष्ट होने तक की समस्त घटना क्या कहलाती है, पराग स्थिति से पारस्परिक क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण को आगे सुनेंगे। पराग स्थिति से संकर्षण की क्रिया, अगला पॉइंट लिखे, पराग स्त्री केसर संकर्षण, पराग स्त्री केसर संकर्षण की प्रक्रिया। पराग कैसी होती है, पराग स्त्री के संकर्षण की प्रक्रिया गतिक एवं जाति विशिष्ट होती है। गतिक एवं जाति विशिष्ट होती है। इसका मतलब क्या है, डायनेमिक एवं
जाति विशिष्ट होती है। इसमें यह होता है कि वर्तिकाग्र अपनी जाति के पादप से आए पराक्रमों को स्वीकार करता है या नहीं करता है, या दूसरी जाति के पादप के पराक्रमों को स्वीकार करता है या नहीं करता है, इस पर डिपेंड करता है। जाति विशिष्ट होती है ये पराग के इस पर वर्तिकाग्र स्थिति के वर्तिकाग्र पर निर्भर करता है कि पराक्रमों को स्वीकार करता है या नहीं करता है, चाहे वो एक जाति हो या भिन्न जाति के हो या स्वयं की जाति के हो। अगला पॉइंट इसमें आपको इसमें परागण के बाद इसमें परागण के बाद इसमें परागण के बाद सजातीय परागण सजातीय परागकण सजातीय परागकण और वर्तिकाग्र के मध्य और वर्तिकाग्र के रासायनिक पदार्थों देखो वर्तिकाग्र के रासायनिक पदार्थों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। पारस्परिक क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाते हैं। परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाते हैं। ये है साहब, इस डायग्राम को आप उतार सकते हो आराम से। अब उतारो पराग स्थिति से संगठन क्रिया। अगर टॉपिक आपका परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि और परागनलिका की वृद्धि पहले परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि, परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण और परागनलिका की वृद्धि। देखिएगा क्या होता है, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण की अंत्यचोल, परागकण की अंत्यचोल परागनलिका का निर्माण करती है, परागनलिका का निर्माण करती है, जो वर्तिकाग्र ऊतकों को छेदती हुई, वर्तिकाग्र के ऊतकों के मध्य से मार्ग बनाती हुई बीजाणु द्वार की ओर आगे बढ़ती है, बीजाणु द्वार की वृद्धि करती है। परागनलिका की वृद्धि
डिपेंड करती है इस पर, वर्तिका की वृद्धि पर। तो परागनलिका वर्तिका जितनी बड़ी लंबी होगी उतनी ही बड़ी परागनलिका बनेगी। जैसे मक्का पादप में 410 mm लंबी परागनलिका बनती है, ध्यान देना। तो इसमें देखो, तो आप इसमें देखें क्या होता है क्रिया, पराग और स्त्रीकेसर संकर्षण के दौरान हमने देखा कि पराग और स्त्रीकेसर क्या होता है, आपस में पारस्परिक क्रिया होती है कि वर्तिकाग्र ये देखता है, क्या देखता है कि वास्तव में उसी जाति का परागकण है या नहीं है, या किसी दूसरी जाति का परागकण है तो उसको स्वीकार करूँ या नहीं करूँ, और फिर अपना पोषण को प्रदान करेगा। और ये क्या करेगा, इसकी जो अंत्यतल होती है परागनलिका के बाहर निकलती है। इसमें आप लिखें परागण के पश्चात परागण के पश्चात एक मिनट आप लोग देखो, परागण के पश्चात परागकण के अंत्यचोल, परागकण की अंत्यचोल इन टाइम किसकी बनी होती है, बैक्टीरियम सेलुलोज की। अंत्यचोल परागनलिका के रूप में, परागण के पश्चात परागकण के अंत्यचोल परागनलिका, परागनलिका के रूप में, अंत्यचोल परागनलिका के रूप में जनन छिद्रों से बाहर निकलकर, जनन छिद्रों से बाहर निकलकर, जनन छिद्रों से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र और वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका के ऊतकों के मध्य, के ऊतकों के मध्य अपना मार्ग बनाती हुई, अपना मार्ग बनाती हुई चल जाएगी बीजांड द्वार की ओर, बीजांड द्वार की ओर गति करती है, बनाती हुई बीजांड द्वार की ओर वृद्धि करती है। तो देखिएगा परागण के कारण वर्तिकाग्र परागकण पहुंच गए, तो परागण के पश्चात परागकण की अंत्यचोल जो होती है परागनलिका के रूप में, यानी क्या निकलती है, परागनलिका के रूप में जनन छिद्रों से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र एवं वर्तिका के ऊतकों के मध्य से अपना मार्ग बनाती हुई बीजांड द्वार की ओर अग्रसित होती है। आगे देखिए इसमें आप लोग परागनलिका की लंबाई, ध्यान देना, परागनलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी बड़ी वर्तिका होगी परागनलिका की उतनी लंबी होगी। इसमें लिखे परागनलिका की लंबाई, परागनलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है, अर्थात जितनी लंबी वर्तिका होगी, अर्थात जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी ही लंबी
नलिका बनेगी, जितनी लंबी वर्तिका होगी उतनी लंबी परागनलिका बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का पादप में, ध्यान दीजिएगा, कोई सूर्य का पादप है, भास्कर का, मक्का पादप में परागनलिका की लंबाई, पराग नलिका की लंबाई 450 mm, 450 mm तक होती है। 450 mm तक होती है। परागनलिका की लंबाई के लिए, परागनलिका की वृद्धि के लिए, परागनलिका की वृद्धि के लिए, परागनलिका की वृद्धि के लिए उपयुक्त ताप ग्रहण में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, उपयुक्त ताप बोरॉन तत्व, बोरॉन तत्व और कैल्शियम आयन, आवश्यक होते हैं। परागनलिका की वृद्धि के लिए बोरॉन तत्व और उपयुक्त ताप, यदि ताप सही नहीं है, अधिक ताप तो सूख जाएगी, वो आगे बढ़ेगी नहीं। और कैल्शियम आयन, कहीं कठोरपन प्रदान करें उसको, परागनलिका को पोषणता, कठोरता प्रदान करने के लिए होते हैं ये कारक। आगे देखो अगर पॉइंट है, आप देखिएगा इसमें परागनलिका की वृद्धि हमेशा अंडाशय में बीजाणु की ओर होती है। उसमें देखो परागनलिका की वृद्धि हमेशा, परागनलिका की वृद्धि होती है। देखो परागनलिका की वृद्धि, परागनलिका की वृद्धि एवं दिशा हमेशा किधर होती है? वृद्धि एवं दिशा हमेशा बीजाणु द्वार की ओर होती है। सदैव दिशा हमेशा बीजाणु द्वार, बीजाणु द्वार की ओर होती है, हमेशा बीजाणु द्वार की ओर होती है, जो विभिन्न रासायनिक कारकों द्वारा होती है, जो विभिन्न रासायनिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, जो रासायनिक कारकों द्वारा प्रेरित होती है, प्रेरित होती है। देखो परागनलिका की वृद्धि एवं दिशा किस ओर है? ध्यान देना, अंडाशय बीजाणु द्वार की ओर, जो विभिन्न रासायनिक कारकों द्वारा प्रेरित होती है। इसमें आगे देखें आप लोग, इसलिए परागनलिका की वृद्धि को रासायनिक वर्तन गति कहते हैं। आगे देखो, इसलिए
नलिका की वृद्धि को रासायनुवर्तन गति या प्राणिक गति को या प्राणिक की वृद्धि को रासायनिक गति कहते हैं। ये प्रश्न पूछ जाता है कंपटीशन में कि प्राणिक की वृद्धि होती है रासायनिक वर्तन गति, क्यों? कि रासायनिक कारकों द्वारा प्रेरित होती है, इसलिए। इसमें अगला पॉइंट होगा आपका अधिकांश पुष्पीय पादपों में जो जनन कोशिका होती है वो समसूत्री वादन द्वारा परागनलिका में विभाजित होती है। तो क्या बनाती है? दो नर युग्मक। तो अगर को अधिकांश पुष्पीय पादपों में वर्तिका में अधिकांश पुष्पीय पादपों में वर्तिका में पराग नलिका की वृद्धि के दौरान पराग नलिका की वृद्धि के दौरान जनन कोशिका समसूत्री वादन द्वारा जनन कोशिका इसलिए क्या होगा? समसूत्री वादन, जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनाती है? दो नलिकाओं का निर्माण करती है। समसूत्री वादन द्वारा विभाजित होकर दो एगोनिक नर युग्मक बनाती है। दो एगोनिक नर युग्मक बनाती है। तो अधिकांश पुष्पीय पादपों में वर्तिका में परागनलिका की वृद्धि के दौरान, मतलब वर्तिका में परागनलिका बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, उसी समय जनन कोशिका की जिसकी पराग कण की जनन कोशिका एगोनिक थी, तो पराग कण की जनन कोशिका समसूत्री वादन द्वारा विभाजित होकर के क्या बनाती है? दो एगोनिक नर युग्मकों का निर्माण करती है या युग्मक बनाती है, नर युग्मक बनाती है। इसलिए अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं? अभी क्या हो गया? अंकुरण हो गया, इसमें दो नर युग्मक है, एक वैसे का नलिका केंद्रक, तो तीन एगोनिक केंद्रक होते हैं। इसलिए अगर देखो, इसलिए अंकुरित परागकण को अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भेद क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भेद कहते हैं। तो अंकुरित परागकण क्या कहता है? नर युग्मकोद्भेद कहते हैं। जिसमें क्या होता है? परागनलिका होती है, परागनलिका में तीन होते हैं, दो नर युग्मक और एक नलिका केंद्रक का। अगर देखो परागनलिका अब परागनलिका अब तीन एगोनिक केंद्रकों और कौन से हैं? एक काय केंद्रक, तीन एगोनिक केंद्रकों, अगर हम देखो एक
इकाई केंद्रक, जिसका बोलते हैं नलिका केंद्रक, प्लस 2 जो क्या होते हैं एवरिक नलिकामक, 2 एवरिक नलिकामक, 3 एवरिक केंद्रकों युक्त हो जाती है। हो जाती है, तो देख लीजिए आप लोग इसमें तो इस प्रकार परागकणों का वर्तिकाल पर अनुगमन होता है। अब आता है पराग लिगा की वृद्धि, इसमें वृद्धि हो गई, ठीक हो गई, दोनों हो गया। परागकणों का